प्रोग्राम मसला ये है TNN न्यूज़ पर और मैं हूँ आपकी मेज़बान सुबारिया रहमान। 14 जून को यूनान में एक कश्ती हादसा होता है और उस कश्ती हादसे में इंसानों के साथ साथ इंसानियत भी डूब जाती है। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। पाकिस्तानी मुसाफिरों को कश्ती के सबसे निचले हिस्से में जाने पर ज़बरदस्ती जो है मजबूर किया जाता है। हादसे से 3 रोज़ कबल कश्ती का इंजन खराब हो जाता है। डूबने से पहले पीने का पानी भी ख़त्म हो गया और जिसके बाइस 6 अफराद कश्ती डूबने से पहले ही मर चुके थे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कश्ती पर 400 पाकिस्तानी सवार थे, जिसमें से सिर्फ 12 जिंदा बचे हैं। तकरीबन 390 के करीब जो है वो ये अमवात हुई हैं। पाकिस्तानी मुसाफिरों को कश्ती के निचले हिस्से पर जाने पर क्यों मजबूर किया गया, कौन से अहम हकाइक है जो अभी तक हमसे छुपाए जा रहे हैं। 14 जून को ये हादसा पेश आता है। वज़ीर आज़म साहब एक कमेटी तश्कील देते हैं जिसने इस हादसे पर तहकीकात करनी थी। अब तक क्या तहकीकात हुई हैं, मेरे साथ इस सारे मसले पर गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में एक बार फिर से रहनुमा MQM हमाद तहफूर अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपने अपना कीमती वक्त निकाला TNN न्यूज़ के लिए। सबसे पहले तो इस हादसे पर अगर गुफ्तगू की जाए क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदद किया। थोड़ा मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है, MQM से नहीं है। दूसरा ये है कि ये जो हादसा हुआ है ये एक इंतहाई एक अफसोसनाक हादसा हुआ। इस पर मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तानी कौम जो है वो रंजीदा है। इस हवाले से एक आला सत्ताई एक कमेटी जो है वज़ीर आज़म साहब ने तश्कील तो दे दी है, लेकिन उसका अभी तक जो रिज़ल्ट है मेरे ख़्याल में वो ना होने के बराबर है। पहली बात तो ये तहकीकात की जाए कि ये जो लोग थे इनको कश्ती के निचले हिस्से में क्यों रखा गया। दूसरी जो बातें वहाँ से जो आ रही हैं, जो बरतानी नशरियाती इदारा है उसने भी जो अपने जो रिपोर्ट शाया की उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जितने भी पाकिस्तानी थे उनको जो कश्ती के निचले हिस्से में रखा गया। उसके बाद ये है कि 6 लोग जो हैं वो पहले ही मतलब इस हादसे से पहले ही अल्लाह को जान दे चुके थे और वो पानी ना मिलने की वजह से वो शहीद हुए। और उसके बाद जो मतलब जो नशरियाती इदारा है वो ये भी बता रहा है कि जो लोग इंजन ख़राब होने से पहले भी इंसानी स्मगलरों ने लोगों को कश्ती से नीचे फेंका। तो अगर कश्ती का इंजन ख़राब था तो उसको आगे जाने क्यों दिया गया। मतलब ये ऐसे सवालात हैं, जब तक एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं बनेगी उस वक्त तक इनके जवाबात नहीं आएंगे। और ये एक मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान की तारीख़ का एक मेरे ख्याल में बड़े सानियात में से ये एक सानिया भी है। कश्ती डूबने से कबल 7 घंटे तक कश्ती जो है वो बंद रही है, तैरती रही है, क्यों मदद के लिए नहीं बुलाया गया। अब तो ये सानिया हो चुका है। मुझे बताएं, इससे पहले भी बहुत से सानियात हमने अपनी तारीख में देखे, बहुत सी कमेटियाँ बनी, रिपोर्ट्स भी आई, मुजरमान को सज़ा नहीं मिली। अभी इतना बड़ा सानिया, लेकिन हम बदकिस्मती से वही एक वाक़या जो है वो रिपीट कर रहे हैं। हर इवेंट में उस पर गुफ्तगू होती है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लें। हमारे गुजरा के लिए सबसे अहम जो सानिया है जिस पर गुफ्तगू करना है वो 9 मई का वाक़या है। उसको जितना भी आप नहीं कह सकते कि वो ठीक था, गलत था, नहीं, वो बहुत ही गलत था। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा सानिया नहीं हुआ, लेकिन इसमें कई इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, कई माओं के जो लगते जिगर हैं वो अपनी जान से चले गए हैं, अभी तक बहुत से लापता भी हैं। तो क्या इस सानिया पर गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें मैंने पहले भी आपको कहा कि आला सत्ताई कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो ना होने के बराबर है। दूसरी बात यह है कि FIA का जो काम है उसको अपना जो काम था वो करना चाहिए। उनको नहीं पता कि कौन से ट्रैवल एजेंट्स हैं वो क्यों ख्वाब खरगोश की तरह सोए रहे हैं। उनको तो मालूम होना चाहिए ना कौन कौन से एजेंट्स हैं। FIA का काम ही यही है कि ये जो लोग इनको जाने क्यों दिया गया। दूसरी बात यह है कि ये जो लोग भी गए हैं, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई 80-80 लाख रुपया देकर तो ये लोग जो हैं वो बैरून मुल्क गए हैं। तो मेरे ख्याल में 80 लाख रुपये इस वक्त भी पाकिस्तान में बहुत हैंडसम सी अमाउंट है। वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो यहाँ पे ही वो संवार सकते थे, ना कि इतने पैसे दे के उन्होंने उनको बाहर भी भेजा, बेचारे वहाँ पे पहुँच भी नहीं सके और उन्होंने जान भी अल्लाह को दे दी।
تو اگر وہ یہاں پہ بھی ان پہ انویسٹ کرتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. اور دوسری میری آپ کے پروگرام کے حوالے سے والدین سے اور سارے لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لیگل طریقے سے باہر پہ بھیجیں, نہ کہ ان ایجنٹوں کے یہ جو مافیا ان کے ہاتھ نہ ہی چڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. دوسرا جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ ایک بالکل الگ ایک واقعہ ہے, اور یہ جو ایک یہ بھی ایک بہت بڑا ثانیہ ہے. 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے وہ تو پاکستان کی ریاست کو چیلنج کیا گیا ہے, اور یہ جو تھا واقعہ یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا ثانیہ ہے. پاکستان کی تاریخ میں 390 کے قریب جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ہم پاکستان مسلم لیگ ان سارے خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتی ہے, اور اللہ پاک جو لواحقین ہیں ان کو سرب جمیل عطا فرمائے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. کیا کہ 80 لاکھ کا سرمایہ تھا جن کے پاس, وہ بھی باہر جا رہے تھے, انلیگل طریقے سے جا رہے تھے. یہاں اربوں خربوں کے جو کاروبار چلانے والے افراد ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں کہ کاروبار بند ہو رہے ہیں. تو اس وقت اگر کسی کے پاس سیونگ کے طور پہ 80,000 بھی بہت کم لوگوں کے پاس ہوگا, شاید 8 لاکھ بھی شاید بہت کم لوگوں کے پاس ہوگا. تو ایسے میں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے کہ 50-60 ہزار ماہانہ کمانے والا اپنا گھر نہیں چلا پا رہا. 50-60 تو شاید چھوٹی رقم ہے, 2-2.5 لاکھ کمانے والا بھی نہیں چلا پا رہا. تو ایسے نوجوانوں کو جب بہتر مستقبل کے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ آپ آئیں فلانے ملک میں فلانی جاب آپ کو ملے گی, ماہانہ کم سے کم 5-6 لاکھ آپ کی آمدن ہوگی, تو وہ obviously جائیں گے, وہ کہیں گے. کیونکہ جب آپ کا میڈیا جس میں ہم بھی شامل ہیں دن رات یہ خبریں دکھائے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, جو باہر جانا چاہتا ہے چلا جائے, اس طرح کی خبروں کا کتنا عمل دخل ہے اس میں, اور کہ واقعی ڈیفالٹ کی خبریں ٹھیک ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا اللہ کی مہربانی سے. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے باہر جانا ہے وہ ضرور جائیں, لیکن لیگل طریقے سے جائیں نا, اس طریقے سے غیر قانونی طریقے سے. اور آپ ایجنٹوں کے ہاتھ چڑھیں گے تو پھر ایسے ثانیات تو پھر کوئی نہیں روک سکتا, نہ کوئی کسی کے پاس ایسا پیمانہ ہے کہ وہ انسانیات کو روک سکے. لیکن آپ جائیں, لیگل طریقے سے جائیں اور ضرور جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مہنگائی کی بات کی, یہ صرف پاکستان کا نہیں, اب پوری دنیا کا مسئلہ ہو گیا مہنگائی. آپ سوال یہ کہ کیوں جائیں. ہماری ریاست, ہماری حکومت اس وقت بیروزگاری اتنی بڑھ چکی ہے, کتنے ادارے ہیں جو بند ہو گئے, کتنے نوجوان جو کہ اچھی پوزیشن پر کام کرے تھے آج بے روزگار ہیں. ایسے لوگ تو باہر جائیں گے, لیکن کیوں جائیں کہ ہماری حکومت جابس کریٹ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. کیا کاروباری افراد کو کوئی سہارا نہیں مل سکتا, اور اس کا مطلب تو یہی ہے کہ معیشت کا جو پہیہ ہے وہ جام ہو چکا ہے, اسی لیے لوگ باہر جا رہے ہیں نا. نہیں, بات تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اس وقت پاکستان جو ہے, اس وقت پاکستان کی جو 75 سالہ تاریخ ہے اس میں سب سے زیادہ معاشی جو مشکلات ہیں وہ میرے خیال میں وہ یہ جو ارینا ہے اس میں ہے. اس میں کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک پروگرام بھی کیا, شاید آپ نے کی نظر سے گزرا, انہوں نے بھی خوشخبری سنائی کہ ہمارے پاس ایک سی پیک سے ایک بڑا ایک پروگرام آ رہا ہے. اللہ کرے ان کی بات سچ ثابت ہو, اور جتنے بھی نوجوان ہیں بے روزگار ہیں ان کو پاکستان کے اندر ہی ہنر ملے, اور وہ پاکستان کے اندر ہی رہ کے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے تھی کہ آپ ذرا پچھلے 1.5 سال کی خبریں اٹھا کے دیکھیں تو کتنی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ بند ہو گئیں, کتنی گاڑیوں کے پلانٹ تھے جنہوں نے اپنے پلانٹ بند کیے اور واپس جانے پر مجبور ہو گئے. ریسنٹلی ہم جو خبر سن رہے تھے کہ شیل ایک بہت بڑا ادارہ ہے وہ اپنا پورا بزنس جو ہے وہ بند کر کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایسے میں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں 5 بڑے سرمایہ دار جو ممالک ہیں وہ سرمایہ داری کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں. اور جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سی پیک سے بھی بڑا, سی پیک ابھی تک مکمل نہیں ہوا آپ کا, اس میں ہم ہر سال سنتے ہیں جی اس حکومت نے رکاوٹ ڈال دی, اس حکومت کب مکمل ہوگا. اور یہ جو نیا پروجیکٹ آنے جا رہا ہے تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کریں کہ واقعی کوئی ایسی خبر سچ ہے کیا؟ پہلے تو شیل کے حوالے سے میں آپ کو بات بتا دوں, زیادہ تر جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر فیک نیوز کا بھی کلچر بہت زیادہ چل رہا ہے. شیل جو ہے پاکستان کے اندر سے اپنا بزنس ختم نہیں کر رہا, بلکہ اپنے وہ شیئر جو ہے کسی اور کو دے رہا ہے. شیل پاکستان میں رہے گا, اس کی سرمایہ کاری پاکستان میں رہے گی, وہ شیئر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ گاڑیوں کے پلانٹس بند ہوئے ہیں, ظاہری بات ہے ڈالر جو ہے وہ بالکل اب نارمل پوزیشن میں اس وقت ہے, تو وہ ایک ایسی سٹیج پہ ہیں کہ IMF بھی پاکستان کو پیسے نہیں دے رہا, اور پوری جو اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح ہم ڈالر کو نیچے لے آئیں تاکہ ہماری جو اقتصادی صورتحال
ख्याल है थोड़ा सा कोई बेहतरी की तरफ जा सके, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1-2 माह में जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएंगे। 1.5 साल पहले हम खबरें सुनते थे कि बहुत सी बंद कंपनीज जो हैं वो खान साहब ने जो है रनिंग में लाई हैं, और बहुत से ऐसे प्लांट जिनको कई साल किसी ने पूछा नहीं था वो अब काम करने शुरू हो गए हैं और तरक्की कर रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे प्लांट जो कि शायद पिछले 75 सालों से ही इस मुल्क में काम कर रहे थे बंद होने पर मजबूर हो चुके। तो इसके बारे में पता नहीं खान साहब ने कौन से बंद प्लांट से जो ओपन किए। सी पैक जो था 4 सालों के अंदर बिल्कुल उसका जो वो बंद हो चुका था। उसके बाद मैं आपको बता दूं ग्वादर एयरपोर्ट था वो खान साहब ने बंद करवाया। उसके बाद काराकोरम हाईवे जो हमारी मोटरवेज है उसका 70 किलोमीटर का जो दियामर बादशाह डैम वाला एरिया था, जो हमारे मिनिस्टर थे मुराद सईद साहब जो कह रहे थे कि जी बहुत ही आउटस्टैंडिंग मिनिस्टर है, उन्होंने उनका जो मैप था वो नहीं दिया। इस गवर्नमेंट में आके तो उसका जो डिज़ाइन है वो सी पैक को दिया और वो अल्लाह ने किया। ग्वादर एयरपोर्ट भी आप देख लें कि कहाँ तक उसकी प्रोग्रेस हो चुकी है। उसके बाद जो दियामर बादशाह डैम वाला सी पैक का जो हिस्सा था वो भी सी पैक भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीट होगा। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जो हमें न्यूज़ दी है जो एक सी पैक से बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, अल्लाह करे वो पाकिस्तान में आए और जो हमारे इलेक्शन से पहले आ जाएगा। चले इलेक्शन से बाद आ जाए लेकिन आए सही पाकिस्तान के अंदर। लेकिन फिर उसका क्रेडिट क्यों लेगा? जैसे कि अभी रिसेंटली देखें अब्दुल गफूर हैदरी साहब फरमा रहे हैं कि सी पैक का मशवरा तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दिया था चाइना को। अब तक नून लीग बेचारी यही रोना रोती रही है कि ये तो हमारा प्रोजेक्ट था, हम लेकर आए हैं। तो आखिर चलें जी जरदारी साहब लाएं या मियाँ साहब लाएं या चौधरी शिजात साहब लाएं या मौलाना फजलुर रहमान साहब लाएं या इमरान खान साहब लाएं, आएगा तो पाकिस्तान में ही ना। तरक्की तो पाकिस्तान की होगी। तो हमारी बस यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के लिए जो भी हो बेहतर हो। असद उमर साहब ने जो रिसेंटली बयान दिया, एक तरफ कहते हैं कि हर किस्म का जो टकराव है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, हर किस्म की मुश्किल जो है उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। और रिसेंटली अभी वो फरमा रहे हैं कि टकराव की सियासत पर यकीन नहीं रखता लेकिन खान साहब के साथ खड़ा हूँ। तो ये किस किस्म का बयान है, क्या कहेंगे? देखें बात यह कि जब आप सियासत में होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर रिलैक्सेशन होनी चाहिए, आपको बड़ा सॉफ्ट होना पड़ता है। सियासत के अंदर हरदर्मी जो है वो हार्ड लाइनर जो है वो जो भी सियासत में आया है वो हिटलर से लेके और ख़ान साहब तक उसने अपने आप को तबाही किया है। जो असद उमर साहब बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सबसे डायलॉग होने चाहिए, ख़ान साहब से भी होने चाहिए, सबके लिए दरवाजे जो हैं वो खुले होने चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी माशी सूरत हाल में है जिसमें मेरे ख्याल में जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें वो मिल बैठ के तो इसका हल निकल सकता है। अगर ख़ान साहब अगर अपनी हरदर्मी में रहेंगे तो मेरे ख्याल में ना पहले उनके हाथ आया है तो ना आगे कुछ हाथ आएगा। नून लीग ने जो रोशनियां मुल्क में लाई थी, लोड शेडिंग ख़त्म की थी, अब हम डबल ट्रिपल देख रहे हैं कि लोड शेडिंग का हमें सामना करना पड़ रहा है। बिजली महंगी कर दी गई है और शायद आगे मज़ीद महंगी होगी। इससे बड़ी खबर ये है कि जी आपको LNG नहीं मिल रही और सर्दियों में अब आप LNG की कमी का भी शिकार होने जा रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि अब मज़ीद कितनी मुश्किलात देखनी है? जहाँ तक LNG की बात है, जब से रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई है उसके बाद तो पूरी दुनिया में LNG का एक मसला तो बना हुआ है। लेकिन 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है आज़रबाईजान थे और उम्मीद है कि वो जो हमारी डील है वो अगर फाइनल हो जाए तो सस्ती भी है और सर्दियों से पहले पहले आ जाएगी। क्योंकि जुलाई में अभी वो बातचीत कर रहे हैं, 2-3 माह में भी हो जाए तो सितंबर तक वो जो शिप ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि अभी तक पाकिस्तान की बोलियों का किसी ने जवाब नहीं दिया और प्राइम मिनिस्टर साहब जो खुशखबरियां सुना रहे हैं, अल्लाह करे कि वो नहीं, वो तो कतर वाली का कह रहे हैं ना, ये तो आज़रबाईजान से उन्होंने बात की है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। चलें जी, दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा मौशी मसाइल हैं उनका जल्द से जल्द कोई हल निकले और जितनी हमें खौफनाक किस्म की खबरें सुनाई जा रही हैं कि जिन जिन कमियों का हमें आने वाले दिनों में सामना करना है वो ना करना पड़े। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह अगले टॉपिक से आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।